प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखेंगे। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में हॉब्स ने जो विचार दिए हैं उसको समझने के साथ साथ हम थॉमस हॉब्स की पूरी फिलॉसफी को भी साथ के साथ समझेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जब आप साथ के साथ अंत तक वीडियो को देखेंगे उसके पश्चात ही आप थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी को समझ पाएंगे। वरना आप अगर वीडियो आधा देखते हैं या कुछ समय देखते हैं और सीधा अंत देखते हैं तो आपको इसकी जो थॉमस हॉब्स है उसकी पूरी फिलॉसफी समझने में क्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और अगर आप एक बार इसे पूरा देखते हैं तो मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको थॉमस हॉब्स को कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थॉमस हॉब्स की जो फिलॉसफी है वो आपके एक ही बार में पूर्णतः समझ में आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो जो थॉमस हॉब्स हैं वो मध्यकालीन विचारक हुए हैं और 1588 में उनका जन्म होता है और 1679 यानी कि 1679 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं कि 1588 1679 यानी कि मध्यकालीन जो ये समय था औद्योगिक क्रांति का समय था। और कहीं ना कहीं विज्ञानवाद ने क्या है, विश्व में अपना दबदबा कायम करना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट क्या हैं, इन्होंने जन्म लिया और अपने सिद्धांतों के द्वारा दुनिया में जो प्राचीन काबिज सिद्धांत थे उनको कहीं ना कहीं गलत साबित किया। आप गैलीलियो को जानते हैं, आपने कोपरनिकस को भी पढ़ा होगा, और न्यूटन को तो सभी जानते हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का बल के सिद्धांत को या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो विश्व को दिया है। इसके अतिरिक्त लॉ ऑफ मोशन यानी कि जो चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है उसका भी सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इनसे ही क्या है, थॉमस हॉब्स काफी अधिक प्रभावित थे। और कई विद्वानों का तो यह मानना है कि जो काम न्यूटन ने फिजिक्स के साथ किया था, यानी कि फिजिक्स के साथ क्या किया था, आपको जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञानवाद का युग उस दौरान प्रारंभ जरूर हो गया था, किंतु विज्ञानवाद को कहीं ना कहीं धर्मवाद के साथ उस समय जोड़कर देखा जाता था। और जो धर्मवाद और विज्ञानवाद है उसके मध्य कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा था। धर्मवाद यानी कि पोप या राजा का वह सिद्धांत जो हमने कल भी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था कि ईश्वर ने क्या है, राजा को या पोप को क्या है, शासन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है और उसकी कोई भी बात गलत नहीं हो सकती है। यानी कि उससे पूर्व जनता तर्क नहीं करती थी, उसके पश्चात ही तर्कवाद प्रारंभ हुआ विज्ञानवाद के साथ साथ। तो इन न्यूटन से, गैलीलियो से, कोपरनिकस से प्रभावित होने के कारण जो थॉमस हॉब्स थे वे भी क्या है, राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसे सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे जो कि वैज्ञानिक हो। तो हम यह मान सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाने में अरस्तु का जो योगदान है उससे भी अधिक योगदान लगभग 16वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स का रहा है। इन्होंने सबसे पहले यह देखा कि क्योंकि हर विचारक पर अपनी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। आप अपने आप को देखिए कि जैसे आप अभी हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आपकी रही होगी जिसने आपको क्या है, बहुत अधिक प्रभावित किया होगा। थॉमस हॉब्स को भी तत्कालीन परिस्थिति, और तत्कालीन परिस्थिति कौन सी, आप जानते हैं कि उस समय इंग्लैंड में
क्या है, आंतरिक संघर्ष चल रहा था, गृह संघर्ष चल रहा था, यानी कि ब्रिटेन के मध्य एक संघर्ष चल रहा था जिसमें कुछ लोग पार्लियामेंट्री शासन के समर्थक थे और कुछ लोग राज सत्ता के शासन को बनाए रखना चाहते थे। तो इन दोनों के मध्य क्या है, एक संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री शासन के समर्थक थे उनकी विजय होती है और पार्लियामेंट्री शासन को ब्रिटेन में स्थापित कर दिया जाता है। भले ही उस पार्लियामेंट्री शासन को बाद में पुनः बदलाव करके फिर राजतंत्र को वहां अपनाया जाता है और आज भी, क्योंकि ब्रिटेन में जैसे भारत में सबसे प्रथम व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, किंतु ब्रिटेन में जो पहला व्यक्ति होता है वो राजा होता है और वहां आज भी क्या है, राजतंत्रात्मक शासन, या यूं कह सकते हैं पार्लियामेंट्री और राजतंत्रात्मक शासन का मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है। तो जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने भी जो ये संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष के कारणों को जानने का प्रयास किया कि आखिर ये संघर्ष हो क्यों रहा है, पार्लियामेंट्री शासन और राज सत्ता के मध्य ये संघर्ष क्यों हो रहा है। तो उन्होंने उस संघर्ष के कुछ कारणों को समझने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि यह संघर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि आखिर हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं। खुद उन्हें जानकारी नहीं है कि हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं और लोगों को यह पता नहीं है कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य का कहना जनता को या शासितों को क्यों मानना चाहिए। इन किसी भी प्रश्न का जवाब लोगों के पास नहीं है और इन जवाब को अगर हम खोज लेते हैं तो जो ये संघर्ष चल रहा है इस संघर्ष को क्या है, समाप्त किया जा सकता है। और उसी की खोजबीन के लिए इन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसको दिया। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत देने से पूर्व कुछ विचार थे। आप जानते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को उस समय माना जाता था, तो उस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के आलोचनात्मक रूप में इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, जो कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत हम जिसे कह सकते हैं। थॉमस हॉब्स, जैसा मैंने आपको बताया कि 1642 1588 में थॉमस हॉब्स का जन्म होता है और 1642 से लेकर 1651 1642 से 1651 के मध्य इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था उसकी स्थिति अत्यधिक भयानक हो जाती है और 1651 में जाकर जो पार्लियामेंट के समर्थक हैं वो क्या है, विजय हासिल कर लेते हैं। तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, कहीं ना कहीं जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसके समर्थन में उन्होंने अपना सिद्धांत देने का प्रयास किया। इसके पीछे कारण ये था कि जो थॉमस हॉब्स थे वो जो राजा से संबंधित लोग थे उनके बच्चों को पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूटर का काम करते थे और इसलिए बहुत छोटी एज में ही थॉमस हॉब्स जो रॉयल फैमिली या राजतंत्र जो राजा से संबंधित फैमिलीज हैं उनसे जुड़ चुके थे और उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित थे। इसलिए ही थॉमस हॉब्स ने राजतंत्रात्मक प्रणाली का क्या है, समर्थन किया है। तो अब इनके जन्म का मैंने आपको बता दिया और 1651 में ही जब यह संघर्ष थोड़ा सा समाप्त होता है वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं लेवियाथन और उस लेवियाथन पुस्तक में ही जो थॉमस हॉब्स हैं अपने सिद्धांतों को, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है या अपनी जो भी फिलॉसफी है उस लेवियाथन पुस्तक में ही देते हैं। अब बात आती है मानव स्वभाव की। तो मानव स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव है वह कैसा है, इस संदर्भ में थॉमस हॉब्स मानते हैं कि जो मानव का स्वभाव है वो जितने भी दुर्गुण हैं व्यक्ति के अंतर्गत
या समाज में जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं वो समस्त दुर्गुण क्या हैं, एक मनुष्य के भीतर पाए जाते हैं। और ये जो मानव स्वभाव की बात वो कर रहे हैं, ये प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था यानी कि जब ना कोई स्टेट है ना कोई गवर्नमेंट है, उस समय की ये बात कर रहे हैं। 1500 या 1600 की बात ये नहीं कर रहे हैं, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब ना कोई स्टेट था और ना कोई गवर्नमेंट थी। तो उस समय मानव स्वभाव कैसा था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में, जिसे हम आदि मानव अवस्था भी कहते हैं। उस समय जो मनुष्य था वो क्या था, दुर्गुणी था। उसके अंतर्गत नैतिकता यानी कि मॉरलिटी का कोई भाव नहीं था। इसके अतिरिक्त जितनी भी बुराइयां हो सकती है वो व्यक्ति के भीतर विद्यमान थी। वह झगड़ालू था, वह दूसरे से घृणा करने वाला था, और उस प्राकृतिक अवस्था में एक प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के पास था। अब प्राकृतिक अधिकार किसे कहेंगे, थोड़ा प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक अवस्था को समझते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था और जो आपका मानव स्वभाव है वो प्राकृतिक अवस्था में ही हॉब्स ने मानव स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है। तो जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें जिस प्राकृतिक अधिकार की बात उसने की है थॉमस हॉब्स ने, तो प्राकृतिक अधिकार की चाहे थॉमस हॉब्स ने बात की हो या किसी भी अन्य विद्वान ने बात की हो, प्राकृतिक अधिकार, दैवीय अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आपने इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों को सुना होगा। तो आज इसको साथ साथ इस थॉमस हॉब्स को समझने के साथ पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर प्राकृतिक अधिकार है क्या। प्राकृतिक अधिकार यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। कहां से, प्रकृति से प्राप्त है, यानी कि मनुष्य के जन्म होने से पूर्व ही जो अधिकार उसको प्राप्त है उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। किंतु इस प्राकृतिक अधिकार से पूर्व हमें यह समझना होगा कि दैवीय अधिकार क्या है। तो दैवीय अधिकार वे अधिकार हैं जो जिनका निर्माण देवों ने किया है, और उनका निर्माण करने के बाद उन्हें मनुष्यों को बता भी दिया है। किसके माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। कैसी पुस्तक, जिनको हम, जैसे ईसाइयों की बाइबिल है, हिंदुओं की गीता है, मुस्लिमों की कुरान है। तो इन पुस्तकों को आपने किसी को भी नहीं बोला होगा, सुना होगा कि इनका रचना किसी ने की है। सभी ये कहते हैं कि इनकी रचना किसने की है, देव ने की है, अल्लाह ने की है, यीशु ने की है। तो दैवीय अधिकार क्या है, जो ईश्वर ने निर्मित किए और मनुष्य को बता दिए। किसके माध्यम से, दैवीय पुस्तकों के माध्यम से। तो वो क्या है, दैवीय अधिकार है। किंतु अब बात आती है प्राकृतिक अधिकारों की। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो देवों ने निर्माण तो किए किंतु मनुष्यों को बताए नहीं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज थोड़ी नहीं की गई, या उसकी खोज की गई, रचना नहीं की गई। जो न्यूटन थे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा था, वो पहले से, उनके खोजने से पहले भी विद्यमान था, किंतु उसको खोजा नहीं गया था। तो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति, जितनी भी बुराइयां उसके अंतर्गत थी किंतु व्यक्ति विवेकशील था। हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति विवेकशील था, उसके पास विवेक और बुद्धि विद्यमान थी, और उस बुद्धि और विवेक के कारण उसने अपने जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनको खोजने का प्रयास किया। और जो प्राकृतिक अधिकार उसके पास थे, थॉमस हॉब्स के अनुसार 2 प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास थे। और वो 2 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से थे। एक, मनुष्य को पहला अधिकार ये था, वैसे तो थॉमस हॉब्स के अनुसार 19 प्राकृतिक अधिकार थे। 19 प्राकृतिक, मैं अभी आपको प्राकृतिक अधिकार और दैवीय अधिकार ही इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कानूनी अधिकार आप जानते हैं जो कानून के माध्यम से बनाए जाते हैं, संसद पास करके बनाती है, उन्हें कानूनी अधिकार कहते हैं।
और जो संवैधानिक अधिकार हैं जो संविधान से हमें प्राप्त होते हैं, संविधान से जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। तो 4 प्रकार के अधिकार ही मूलतः हमको राजनीति विज्ञान में पढ़ने होते हैं। तो अब बात मैं कर रहा था प्राकृतिक अधिकारों की। तो थॉमस हॉब्स के अनुसार 19 प्राकृतिक अधिकार क्या है, उसके अनुसार विद्यमान थे किसमें, विश्व में। उन 19 में से हमको 2 पे ध्यान रखना है क्योंकि राजनीति विज्ञान से संबंधित 2 ही है। जो पहला था वह यह था कि मैन सीक्स पीस एज फार एज ही कैन होप टू ऑब्टेन इट। मनुष्य क्या है, शांति चाहता है, और अगर उसे वो शांति प्राप्त हो जाती है तो ठीक है, वो शांत रहता है। किंतु अगर उसे वो शांति प्राप्त नहीं होती है तो उसे अधिकार है कि वो संघर्ष कर दे। क्या पहला अधिकार क्या है, मनुष्य शांति चाहता है, शांति प्रिय है, किंतु अगर उसे वो शांति को प्राप्त कर लेता है तो अच्छी बात है, किंतु अगर उस शांति को वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे संघर्ष करने का क्या है, अधिकार है। यानी कि अगर कोई उसकी उस शांति को भंग करना चाहता है या भंग करने की कोशिश करता है तो मनुष्य को संघर्ष करने का अधिकार है। जैसे आप चुपचाप शांत बैठे हुए हैं किसी स्थान पर, अच्छी बात है, पर कोई व्यक्ति आकर आपको मारने की कोशिश करता है तो आपको अपने बचाव के लिए उससे संघर्ष करने का क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। किसके अनुसार, हॉब्स के अनुसार। और जो दूसरा अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, वो है मनुष्य को शांति प्राप्त करने के लिए क्या है, कुछ भी करने का अधिकार है। शांति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने का अधिकार है। यानी कि अगर आप शांति से कहीं पर बैठना चाहते हैं और अगर कोई आपकी शांति को भंग कर रहा है तो आपको एक तो संघर्ष करने का अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा, उस संघर्ष में अगर संघर्ष में आपने उसे मारा पीटा जो भी किया और वो फिर भी आपकी शांति भंग कर रहा है तो अपने आपकी शांति को स्थापित करने के लिए आपको उसे समाप्त करने का अधिकार भी है अगर वो आपकी शांति को भंग कर रहा है। तो यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो 2 अधिकार मनुष्य के पास थे प्राकृतिक अधिकार, एक तो था शांति, मनुष्य चाहता है और उसे शांति में रहने का अधिकार है, और उसकी कोई शांति को भंग करता है तो उसे संघर्ष करने का अधिकार है, और संघर्ष करने के साथ साथ अपनी शांति को स्थापित करने के लिए उसे कुछ भी करने का अधिकार है, यानी कि दूसरे को समाप्त करने का अधिकार भी प्राकृतिक अधिकार उसके पास है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो प्राकृतिक अवस्था मैंने आपको बताई कि प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जो 2 अधिकार थे वो भी मैंने आपको बताए। अब इसके पश्चात सिचुएशन आती है समझौते की। अब बात आती है आखिर समझौता क्यों करना पड़ा। अब हम जाकर जो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उस पर बात कर रहे हैं। अभी तक हम हॉब्स की फिलॉसफी को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो जो हॉब्स का सामाजिक समझौता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मनुष्य को समझौते की आवश्यकता पड़ी। तो मनुष्य को समझौते की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जिस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रह रहा था वह डरे हुआ था, क्योंकि किसी को भी किसी को मारने का अधिकार है। कोई भी झगड़ालू व्यक्ति है, झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आपस में संघर्ष हो रहे थे। तो इस संघर्ष से अगर आप ही सोचिए कि आप एक ऐसी अवस्था में रहें जहां दिन रात झगड़े मार काट सब कुछ हो रहा है, तो क्या आप ऐसी परिस्थितियों में रहना चाहेंगे? कभी नहीं रहना चाहेंगे। तो उस अवस्था से जब मनुष्य परेशान हो जाता है तो वह उस अवस्था से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और बाहर निकलने का उसे एक ही उपाय सोचता है, वो है समझौता। कैसा समझौता? मनुष्य 2 समझौते करता है, और करता किससे है? दूसरे मनुष्य से। एक तो वो प्रत्येक दूसरे मनुष्य से करता है और एक वो हर मनुष्य से करता है, प्रत्येक दूसरे मनुष्य से। यानी कि अगर 100 मनुष्य हैं तो 100 मनुष्य, एक मनुष्य 99 अन्य मनुष्यों से भी करता है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भी करता है। जब 99 से करेगा तो दूसरे से स्वतः ही हो जाएगा। तो एक ही मनुष्य नहीं, प्रत्येक मनुष्य ऐसे ही हर मनुष्य से क्या है? समझौता करता है। और समझौता क्या करता है?
कि मैं अपने सारे अधिकार किसी एक संप्रभु को सौंप रहा हूं। संप्रभु यानी कि आपने पढ़ा है राज्य के तत्वों में संप्रभुता कि संप्रभु क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मैं अपने सारे अधिकार सर्वोच्च शक्ति को सौंप रहा हूं, किंतु आप भी अपने सारे अधिकार उस सर्वोच्च शक्ति को सौंप दीजिए। उदाहरण के लिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को, क्योंकि आपकी क्लास में क्या है, अव्यवस्थाएं फैली हुई है, तो किसी एक व्यक्ति को आप मॉनिटर बनाने की तरह सोचिए कि भाई मैं इस व्यक्ति को मॉनिटर बना रहा हूं और इसको समस्त अधिकार दे रहा हूं कि भाई मॉनिटर बनने के कारण आप मुझे चुप कराने के लिए या औरों को चुप कराने के लिए कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो। किंतु कब? जब ये दूसरा व्यक्ति भी अपने ऐसे अधिकार आपको सौंपे कि आप मेरे साथ कुछ कर सकते हो मुझे चुप कराने के लिए या मुझे शांत कराने के लिए, कक्षा को शांत कराने के लिए। तो जब ऐसे समस्त 100 के 100 बच्चे अपने अधिकार एक व्यक्ति को सौंपेंगे तो वो व्यक्ति क्या है, संप्रभु बन गया। किंतु आपने ये समझौता किसके साथ किया है? दूसरे बच्चे के साथ, दूसरे छात्र के साथ किया है कि आप अपने अधिकार इस व्यक्ति को सौंपिए। आपने उस मॉनिटर के साथ समझौता नहीं किया है। उसी प्रकार हॉब्स भी जिस व्यक्ति को संप्रभु बनाया है उसके साथ व्यक्ति समझौता नहीं कर रहे हैं। जो जनता है राज्य की, या राज्य तो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था हॉब्स के अनुसार, तो जो व्यक्ति हैं वो आपस में समझौता कर रहे हैं, संप्रभु के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। इस चीज का आप ख्याल रखना। तो आपस में जब उन्होंने समझौता किया तो किसी एक व्यक्ति को, या हॉब्स के अनुसार संप्रभु तीनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि वो राजतंत्रात्मक हो सकता है, किसी एक व्यक्ति को भी आप संप्रभु बना सकते हैं। वो कुछ व्यक्तियों का शासन हो सकता है, यानी कि 8-10 व्यक्तियों को भी आप क्या है, संप्रभु बना सकते हैं। और वो लोकतंत्रात्मक यानी कि प्रजातंत्रात्मक भी हो सकता है कि आप बारी बारी से सभी को मौका दें कि भाई इस समय 10 वर्षों के लिए ये संप्रभु रहेगा, उसके पश्चात ये संप्रभु हट जाएगा और हम में से ही कोई नया व्यक्ति चुनकर संप्रभु बनेगा। जैसा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में आप सरकारों को देखते होंगे कि 5 वर्ष कोई शासन कर रहा है, उसके पश्चात 5 वर्ष पुनः दूसरे को अवसर दिया जाता है। तो तीनों प्रकार का संप्रभु हो सकता है हॉब्स के अनुसार, किंतु वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सबसे उत्तम मानता है कि राजतंत्रात्मक यानी कि एक व्यक्ति को अगर हम सारे अधिकार सौंप दें तो वो उचित है और ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अधिकार जितने कम लोगों के पास रहेगा उसका सुरक्षित रहने का या उसके सदुपयोग की चांसेस उतने अधिक बढ़ जाते हैं, और अधिकार जितने अधिक लोगों में बढ़ जाएगा तो उसके दुरुपयोग की उतने संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो समझौते का कारण क्या रहा? क्योंकि लोग परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने समझौता किया। किसके साथ? आपस में सभी व्यक्तियों ने मिलकर कि मैं अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को, इस संस्था को सौंप रहा हूं, किंतु आप भी अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति, इस संस्था को सौंपिए, एक अधिकार को छोड़ के। पुनः सुनिएगा, एक अधिकार को छोड़ के। और वो अधिकार क्या है? अपनी जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगर संप्रभु हमारे जीवन की सुरक्षा करने में अक्षम होता है तो ये समझौता क्या है? टूट जाएगा। या फिर संप्रभु इतना अधिक शक्तिशाली होने के बाद, क्योंकि वो संप्रभु हो गया है, सर्वोच्च शक्ति है उसके पास, अगर हमारी ही जान लेने की कोशिश करता है तब भी क्या है, ये समझौता टूट जाएगा। यानी कि अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार तब भी संप्रभु को नहीं सौंपा गया था, बाकी समस्त प्रकार के अधिकार उस संप्रभु को सौंप दिए गए थे। इस प्रकार क्या है, समझौता हो जाता है। ठीक है, ये समझौता मैंने आपको बता दिया है कि एक व्यक्ति ने सारे अधिकार संप्रभु को सौंप दिए हैं, इस शर्त पर कि दूसरा व्यक्ति भी क्या है, अपने सारे अधिकार इस संप्रभु को सौंप रहा है। सिर्फ एक अधिकार अब व्यक्तियों के पास बचा है, अपनी जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अब जब अधिकार सौंप दिए हैं तो अब बात आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, यानी कि समझौता हो गया है व्यक्तियों का व्यक्तियों के साथ।
अब जब ये समझौता हो गया है तो उससे क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई और राज्य के साथ साथ सरकार की भी उत्पत्ति एक साथ हो रही है। यानी कि हॉब्स के अनुसार राज्य और सरकार दोनों की उत्पत्ति क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। ठीक है, राज्य और सरकार दोनों की उत्पत्ति एक साथ हो रही है। तो ये तो था हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। अब जब समझौता हो गया है तो हमारे पास तीन प्रकार की गवर्नमेंट अस्तित्व में आ रही है। एक प्रजातंत्रात्मक, यानी कि बार बार बदल सकती है या बहुत सारे लोगों उसमें क्या है, शासन में भाग ले रहे हैं। दूसरी कुछ लोगों की, यानी कि कुलीन तंत्र उसे कह सकते हैं कि कुछ लोगों को भी आप अधिकार सौंप सकते हैं। और तीसरी राजतंत्र, यानी कि एक ही व्यक्ति को आपने, संप्रभु कैसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग का हो सकता है, सभी लोगों का हो सकता है, एक व्यक्ति का भी हो सकता है। तो आपने हॉब्स के अनुसार तीनों प्रकार की जो सरकारें हैं वो क्या है, इससे अस्तित्व में आ रही है। और ये समझौता किस लिए किया गया, कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े थे, जो असुरक्षा का माहौल व्यक्तियों के बीच था, उसको समाप्त करने के लिए, व्यक्ति की जो संपत्ति थी उसकी सुरक्षा के लिए। और इस समझौते के माध्यम से व्यक्ति जो अपनी संपत्ति है, जो अपने कानून है, जो अपना न्याय है, नैतिकता है, इन सबको क्या है, प्राप्त करना चाहता था। तो अब बात आती है कि जो संप्रभु शक्ति इस समझौते के बाद अस्तित्व में आ रही है, उसके कार्य क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो इसका कार्य होगा कानून व्यवस्था को स्थापित करना। यह आपके पास नहीं है, किंतु आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए मैं इसको भी आपको बताए देता हूं। पहला कार्य क्या है, जो संप्रभु है उसका, जो संप्रभु है उसका पहला कार्य है, जो नवीन राज्य उदय हो रहा है उसके कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य है कानून व्यवस्था को स्थापित करना। किस लिए, ताकि लोग उस कानून व्यवस्था का क्या कर सके, पालन कर सके। तो यानी कि कानून व्यवस्था को स्थापित करना और कानून व्यवस्था का पालन करवाना, ये दोनों ही काम किसके हैं, संप्रभु के हैं। इसके अतिरिक्त बुरे और अच्छे का अंतर करना, यह कार्य भी किसका है, कि क्या कार्य बुरा है और क्या कार्य अच्छा है, यह डिसाइड करना भी संप्रभु का काम है। इसके अतिरिक्त तो ये दो मुख्य कार्य, यानी कि न्याय की स्थापना, कानून व्यवस्था की स्थापना और कानून व्यवस्था को लागू करना, ये कार्य किसके हैं, संप्रभु के हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप इस जो हॉब्स का थ्योरी है या हॉब्स की फिलॉसफी है और इसके अतिरिक्त हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, वो आपके समझ में आ पाया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिन लोगों ने बीच से वीडियो को ज्वाइन किया है उनके समझ में कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता, समझ में आया होगा। तो आप एक बार पुनः से या तो पूरा ही या फिर जहाँ तक आपने इसे नहीं सुना है वहाँ तक अवश्य सुन लें, क्योंकि अगर आप अपने बोझ को बढ़ाते चलेंगे कि आप अपनी सारी पढ़ाई एक ही दिन मिलकर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, हानिकारक होगा। हानिकारक कैसे होगा, क्योंकि जिस प्रकार आप एक दिन का भोजन या 10 दिन का भोजन एक दिन में नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार पूरे 6 महीने की पढ़ाई अगर आप एक दिन में करने की कोशिश करेंगे तो उससे आप पास अवश्य हो सकते हैं, कुछ नंबर ला के पास अवश्य हो सकते हैं, किंतु वो पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 सालों बाद कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये पढ़ाई मेरे अब किसी काम की नहीं। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जो भी कार्य आपको जिस दिन दिया जाता है उस कार्य को उसी दिन समाप्त करने की कोशिश करिए। जो टॉपिक आपको जिस दिन पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को उसी दिन में समाप्त करने की कोशिश करिए, ताकि आपको जो बोझ है, जो पढ़ने का बोझ लगता है,
वो बोझिल न बने। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।